नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं 12 सितंबर की अहम खबरें। उससे पहले नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की जिद्दा में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 21 बरस बाद अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में मरने वालों को फिर याद किया गया। पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन के लिए डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड बनाने का ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी खारिज और हिंदू फरीक की अर्जी समाअत के लिए मंजूर। मदारिस के सर्वे पर दारुल देवबंद के इजलास की तारीख तब्दील, अब 18 सितंबर को होगा इजलास। मदारिस के सर्वे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करार दिया मदारिस को बदनाम करने की नापाक साजिश। याकूब मेमन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में फिर हुई सियासत गर्म। भोपाल में तलाक याफ्ता शौहरों के लिए जश्न मनाने की तैयारियां। बीबीएमपी जॉइंट कमिश्नर और उसका करीबी साथी 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासती कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए 16 सितंबर को होगा इंतखाब। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब जानते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तफसीलात। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब का अपना पहला सरकारी दौरा खत्म करने से पहले जिद्दा में 11 सितंबर की शाम सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वजीर खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक खत शहजादा सलमान को पेश किया, जिसमें 23 सितंबर को सऊदी अरब के आने वाले कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई थी और वली अहद को जल्द अज जल्द हिंदुस्तानी दौरे की दावत दी गई थी। अमेरिकी अवाम ने इतवार को 11 सितंबर के हमलों की 21वीं बरसी को याद किया और इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। याद रहे कि जो बाइडेन इस वक्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और इस मुनासिबत से उन्होंने 9/11 से मुताल्लिक अपनी तकरीर में भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद और तंज करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सैलाब से मुताल्लिक इमदादी सरगर्मियों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अब शहबाज शरीफ हुकूमत डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड की मदद लेगी, जिससे आम लोगों को माली इमदाद और मुतासिरीन को सामान मिलने की मालूमात दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि सैलाब ज़दगान को मिलने वाली माली इमदाद का अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू और दुनिया की मारूफ ऑडिट फर्म से ऑडिट किया जाएगा, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने सैलाब से मुतासिरा इलाकों में हुक्काम से सड़क, पुल और बिजली की सप्लाई में तेजी लाने का मुतालबा किया और सैलाब मुतासिरीन को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम करने की हिदायत दी। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब नेशनल न्यूज तफसील से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने आज मुस्लिम फरीक की दाखिल की गई अर्जी को खारिज करते हुए हिंदू फरीक की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। जिला जज अजय विश्वेश ने अपने फैसले में कहा
کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کا قانون و دیگر تجاویزات اس معاملے کی سماعت میں مانع نہیں ہیں۔ واضح ہو کہ 1991 کا عبادت گاہوں سے متعلق قانون ملک میں مذہبی مقامات کو 15 اگست 1947 کی حالت میں برقرار رکھنے کی وکالت کرتا ہے، اور قابل ذکر ہے کہ ڈسٹرکٹ جج اجے کرشنن وشویش نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس مقدمے کی سماعت کی تھی۔ مقدمے سے متعلق مسلم فریق کی عرضی پر تقریباً 2 مہینے چلی سماعت 24 اگست کو پوری ہو گئی تھی اور عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اب سماعت جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے اگلی تاریخ 22 ستمبر کو طے کی گئی ہے۔ مسلم فریق کے وکیل معراج الدین صدیقی نے بتایا کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جبکہ درخواست گزار سوہن لال آریہ نے کہا کہ یہ ہندو برادری کی جیت ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سروے اور مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کی تلاش کریں گے۔ اتر پردیش حکومت کے ذریعے مدارس اسلامیہ کے سروے کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند نے 24 ستمبر کو بلائے گئے اجلاس کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے اب 18 ستمبر کر دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے آج اعلان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حالات کے پیش نظر 24 تاریخ کی بجائے اب یہ اجلاس 18 ستمبر کو مسجد رشید میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اجلاس میں اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اپنا خیال ظاہر کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ بعض ریاستی حکومت کی جانب سے دینی مدارس کے سروے کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ دراصل مدارس کو بدنام کرنے اور برادران وطن کے درمیان مشکوک بنانے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ رہی ہے جہاں کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا 24 گھنٹے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں نے کبھی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے بورڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئے، اور اگر کسی جائز ضرورت کے تحت سروے کرایا جاتا ہے تو صرف مدارس مسلم اداروں کی تخصیص نہ ہو بلکہ تمام قوموں کے مذہبی اور غیر مذہبی اداروں کا ایک مقررہ اصول کے تحت سروے کیا جائے، اور اس میں سرکاری اداروں کو بھی شامل رکھا جائے۔ مولانا رحمانی نے کہا کہ صرف دینی مدارس کا سروے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش ہے اور قطعاً ناقابل قبول ہے، اور پوری ملت اسلامیہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ وارانسی کی ضلع عدالت کی جانب سے گیان واپی مسجد پر آج سنایا گیا انتہائی اہم فیصلہ مسلم فریق کے لیے ایک جھٹکا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے تحت یہ عرضی قابل سماعت ہے ہی نہیں، اور موصولہ اطلاعات کے مطابق جب یہ فیصلہ سنایا گیا تب ہندو فریق کے وکیل ہری شنکر جین اور وشنو جین کے علاوہ 5 عرضی گزار خواتین میں سے لکشمی دیوی، ریکھا آریہ اور منجو ویاس بھی موجود تھی۔ کورٹ روم میں فریقین اور ان کے وکلاء سمیت تقریباً 40 لوگوں کو ہی داخلہ ملا تھا، جبکہ کورٹ روم سے باہر 50 قدم دوری پر ہی باقی لوگوں کو روک دیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے قبل وارانسی میں 144 سیکشن نافذ کر دیا گیا تھا اور سبھی جگہ الرٹ کر دیا گیا تھا۔ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے کہا ہے کہ آر جے ڈی صدر لالو پرساد یادو اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار جلد ہی کانگریس صدر سونیا گاندھی سے ملنے نئی دہلی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن کا اتحاد ضروری ہے اور ہمیں امید ہے کہ پوری اپوزیشن مودی کے خلاف متحد ہو جائے گی۔ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ مل کر اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے 10 لاکھ نوکریاں دینے کے معاملے پر کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مختلف محکموں میں خالی اسامیوں کو جلد از جلد پر کر لیا جائے گا، اور حکومت نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کچھ کہے مگر ہم نے عوام سے جو کہا ہے وہ ضرور پورا کریں گے۔ کاروں میں سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگ کی اہمیت پر بڑھتی توجہ کے درمیان مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بالی ووڈ اداکار اکشے کمار کا ایک ویڈیو لوگوں کے نشانے پر آ گیا ہے۔
जिसमें लोगों का कहना है कि ये वीडियो जहेज को फरोग दे रहा है। भारत में जहेज लेना या देना काबिल जुर्म सजा है। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मसाइल से भरा इश्तिहार है, ऐसी तख्लीकात कौन पास करता है? क्या हुकूमत इस इश्तिहार के लिए पैसा खर्च कर रही है या ऐसे इश्तिहार के जरिए जहेज को बढ़ावा दे रही है? तृणमूल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान साकेत घोकले ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जहेज के निजाम को सरकारी तौर पर बढ़ावा देने वाले इश्तिहार को देखना बहुत बुरा है। मुंबई बम धमाकों के मुलजिम याकूब मेमन की कब्र पर महाराष्ट्र में सियासत फिर गर्म हो गई है। शिवसेना के तर्जुमान सामना के इदारिये में इस मामले को लेकर बीजेपी पर सख्त हमला किया गया है। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र का इख्तिदार छीनने के बाद यह ख्याल था कि बीजेपी की रूह को सुकून मिलेगा, लेकिन बीजेपी की रूह तो मर चुकी है और उसकी जगह शैतान ने ले ली है। सामने ने लिखा कि फिलहाल महाराष्ट्र के तमाम अहम मौजूआत खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने याकूब मेमन की खबर को खोदने का बेड़ा उठाया है। अगर बुनियादी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना है तो हिंदू मुस्लिम, हिजाब, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे पुराने मसाइल को उठाकर समाज में तनाव पैदा करना, यही उनका कारोबार है। महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बम धमाकों के मुलजिम और उसकी खबर की तारीफ नहीं करेगी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। वाज़ेह रहे कि याकूब मेमन की खबर के अहाते में LED लाइट्स और खबर को संगे मरमर से सजाया गया था और बीजेपी ने इसका इल्जाम शिवसेना पर लगाया था। भोपाल की भाई वेलफेयर सोसाइटी इन दिनों एक अजीब और गरीब वाकये को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल भाई वेलफेयर सोसाइटी 18 सितंबर को भोपाल में तलाक याफ्ता शौहरों के लिए तलाक की तकरीब के नाम पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है। इस तकरीब में सिर्फ वही तलाक याफ्ता शौहर शिरकत कर सकते हैं जिन्हें अदालत से कानूनी जंग लड़ने के बाद अपनी शादी तोड़ने का हक हासिल हो, या वो मर्द जिन्होंने तवील तशद्दुद के बाद अदालत से तलाक का मुकदमा जीत लिया हो। तकरीब का इनकाद भाई वेलफेयर सोसाइटी ने एक रिजॉर्ट में किया है, जिसके लिए लोगों को इनविटेशन कार्ड छपवा कर मदऊ किया जा रहा है। भोपाल में ऐसा पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। इस हवाले से भाई वेलफेयर सोसाइटी के सदर जैकी अहमद ने बताया कि बहुत से मर्द ऐसे हैं जो पुरानी जिंदगी की वजह से जहनी और जिस्मानी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हम उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी से निकालने और नई जिंदगी जीने की तरकीब देना चाहते हैं, इसलिए ऐसी तकरीब मुनाकिद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हेल्पलाइन की मदद से जहनी तनाव में मुब्तला ऐसे शौहरों की मदद के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। केरला के नेरियामंगलम में केरला SRTC बस पहाड़ी के किनारे तकरीबन 15 फीट नीचे गिरने से एक शख्स हिलाक और 58 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। हालांकि अभी तक हादसे के पीछे की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने शुबह जाहिर किया है कि सुबह मुनार से आने वाली बस का टायर फट गया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जैसे ही हादसा पेश आया, मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के अचलपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल नजर आई जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक बिलनपुर अचलपुर में एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई, चूंकि उसी दिन गणपति के विसर्जन जुलूस था और जुलूस में रिवायती मौसीकी के आलात समेत ढोल ताशे शामिल थे। इसलिए खानदान के लोग सोच रहे थे कि जनाजा कैसे निकाला जाए, मगर गणेश विसर्जन जुलूस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया ताकि मुस्लिम जनाजे के लिए रास्ता बनाया जा सके। जनाजा शाम को बिलनपुर पहुंचा और मुस्लिम शहरी वहां नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। गणपति विसर्जन जुलूस के दरमियान जनाजा पहुंचते ही कारकुनों ने अपने तमाम आलात, मौसीकी और लेजियम को बंद कर दिया और तमाम शहरी सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर जनाजे के लिए रास्ता साफ किया। अचलपुर का झंडा चौक इंतहाई हसास इलाका माना जाता है और इस इलाके से अवामी गणपति मंडल का जुलूस हमेशा निकलता है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी
गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत के वजीर आला बसवराज बोमई ने ऐलान किया कि हुकूमत 4 सैटेलाइट टाउन तामीर करने का मंसूबा बना रही है। बेंगलोर देही शहर जैसे देवनाहल्ली, नेलमंगला, डोडबालापुर और किसी एक शहर को सैटेलाइट टाउन के तौर पर तैयार किया जाएगा। बोमई ने कहा कि शहर को तरक्की और वसअत दी जाएगी क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है और बेंगलुरु को जोड़ने और एक नया बेंगलुरु तामीर करने के लिए बुनियादी ढांचा जरूरत है। बोमई की क़ियादत वाली हुकूमत के 1 साल और कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा जन स्पंदना रैली से खिताब करते हुए वजीर आला ने राय दी कि बेंगलुरु को एक ऐसे सैयारे की तरह होना चाहिए जहां सैटेलाइट टाउन होंगे और साथ ही रेल, ट्रक, हाईटेक सफरी निज़ाम और मुसाफिरों के लिए नकलो हमल के आसान तरीकों के साथ बेहतरीन राब्ते होंगे। एंटी करप्शन स्क्वाड को खत्म करने और लोक आयुक्ता को मजबूत करने के ऐलान के साथ ही बीबीएमपी ज्वाइंट कमिश्नर श्रीनिवास और उनके करीबी साथी उमेश पर छापा मारकर पुलिस ने 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के दौर में बदउनवानी के इल्जामात पर लोक आयुक्ता से उसकी ताकत छीनकर एंटी करप्शन स्क्वाड तश्कील दी गई थी, लेकिन बीजेपी और जेडीएस इल्जाम लगा रहे थे कि एसीबी लोक आयुक्ता की तरह मजबूत नहीं और बदउनवानी पर काबू नहीं पा सकती। अब लोक आयुक्ता की मजबूती के बाद यह पहला छापा है जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर श्रीनिवास को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि श्रीनिवास ने खाता बदलने के लिए वेस्ट डिवीजन के बीबीएमपी के दफ्तर में रिश्वत तलब की थी और शिकायत कुनिंदा की इत्तला पर लोक आयुक्ता की छापामारी हुई। केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने कहा है कि रियासती कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए 16 सितंबर को इलेक्शन होगा और अराकीन पार्टी कवायद के मुताबिक सदर के ओहदे के लिए मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि उनकी 2 साला मुद्दत खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के रहनुमा जो भी फैसला करेंगे कि दोबारा इलेक्शन लड़ना है या नहीं, वो उसके पाबंद होंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 22 और 23 अक्टूबर को रायचूर जिले में होगी और राहुल गांधी दरियाए कृष्णा से दरियाए तुंगभद्रा तक पदयात्रा करेंगे। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। आज तक जिस तरह आपका ताउन जारी था, हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह आप ताउन जारी रखेंगे, इसलिए कि सहाफ़त एक ऐसा नाजुक शोबा है जिसकी हिफाजत हर किसी के लिए, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के लिए आज ज़रूरत है और मिल्लत के इस चैनल की हिफाजत आपके कंधों पर है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंतज़ार कीजिए कल रात। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।